गुड आफ्टरनून प्लस टू क्लास। हम कर रहे थे कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। तो हमने कौन कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ी, हम एक बार इनके नाम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा जी मास परसेंटेज, फिर हमने पढ़ी वॉल्यूम परसेंटेज, फिर हमने पढ़ी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर हमने पढ़ी ppm, देन वी हैव स्टडीड अबाउट मोल फ्रैक्शन, देन मोलैरिटी, देन मोलैलिटी और देन कौन सी पढ़ी थी? बस यही पढ़ी थी। और एक हमने आपको बताया था स्ट्रेंथ क्या होती है। तो स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, उसे हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो बेटा इन सब के पढ़ने के बाद दो और कंसंट्रेशन यूनिट्स होती हैं दैट आर नॉट इन योर सिलेबस, पर मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन जो है वो आपको वाइवा वॉइस में ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल्स जो एग्जामिनर आते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मेलिटी का जो कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल के अंदर है। तो बेटा नॉर्मेलिटी का एक कंसेप्ट है छोटा सा, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो सब एक होती है बेटा फॉर्मेलिटी और एक होती है नॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है? जैसे एक होता है मॉलिक्यूलर मास और एक होता है फॉर्मूला मास। जैसे फॉर एग्जांपल ये NaCl है, तो बेटा दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मास को हम मॉलिक्यूलर मास ना कह के उन्हें कहते हैं फॉर्मूला मास, क्योंकि उनके कंपाउंड्स का फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया CO2 या मैंने लिया अमोनिया, तो दिस इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है उसका होता है मॉलिक्यूलर मास, और जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका होता है फॉर्मूला मास। तो जब हम मोलैरिटी निकालेंगे इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड तो उसे बोलेंगे मोलैरिटी, और जब हम आयनिक कंपाउंड्स के केस में निकालेंगे तब हम उसे नाम देते हैं फॉर्मेलिटी। बट जनरली ये दोनों टर्म्स एक ही यूज की जाती है, मतलब हम ज्यादा डिफरेंस नहीं रखते इसमें मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में। बस इतना याद रखना, फॉर्मेलिटी मीन्स रिलेटेड टू फॉर्मूला मास, और फॉर्मूला मास होता है आयनिक कंपाउंड्स का और मॉलिक्यूलर मास होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल का। तो whenever we are going to find out the molarity in case of covalent molecule like as carbon dioxide, ammonia, then in case of an ethane, ethyne, propane, butane, hexane, इन सब के केस में जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तब हम उसे कहते हैं मोलैरिटी। और जब हम आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इनके केस में जब हम निकालते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्मेलिटी। अब बेटा जी एक लास्ट कंसंट्रेशन यूनिट है नॉर्मेलिटी की, कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो बेटा अगेन दिस इज रिलेटेड टू R और R इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डेजिग्नेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute dissolve in per liter of solution, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होती है बेटा जी नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ इतना फर्क है कि मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और नॉर्मेलिटी में हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन सेम। लीटर में अगर ml दिया होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। अब बेटा जी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं? देखिए मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को जब हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो होते हैं मोल्स। तो मोल निकालने के लिए जहां पर मोलैरिटी के केस में होता था नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन बेटा जी अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास की जगह अब यहां पर आएगा इक्विवेलेंट मास। तो क्या डिफरेंस है? पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फर्क है मोलर मास की जगह यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट मास रखना है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है? तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट मास अगर हम निकालें तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिड है H2SO4 या फिर HCl, तो एसिड का जब इक्विवेलेंट मास निकालना होता है तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिड की होती है बेसिसिटी। बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आइन, ये कितने H पॉजिटिव आइन दे सकता है। जैसे बेटा HCl का अगर इक्विवेलेंट मास निकालें तो HCl का मोलर मास कितना हुआ, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, यानी टोटल हो गया 36.5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि HCl कितने H पॉजिटिव दे सकता है 1। H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा 98 ग्राम, डिवाइडेड बाय H2SO4 कितने H पॉजिटिव आइन दे सकता है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 49। तो बेटा जी इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी इन केस ऑफ एन एसिड। लेकिन अगर हम बेटा जी बेस की बात करें, अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस की एसिडिटी होती है, और बेस वो होते हैं जो कितने OH नेगेटिव आइन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम NaOH की बात करते हैं तो NaOH का मोलिकुलर मास होता है बेटा 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी होते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आइन। ये कितने OH नेगेटिव आइन दे सकता है 1, तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, तो इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, जो इसका मोलर मास है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, तो कितने OH दे सकता है 2, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये था इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला। अब एसिड और बेस के केस में तो सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज उसके पास है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा NaCl है, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5 डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया इसका 1, क्योंकि Na के ऊपर 1 चार्ज है। अब हम बात करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस की, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें। एल्यूमिनियम सल्फेट में इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा कैलकुलेट कर लेना बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, तो 2 के ऊपर कितना होगा 6, तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। सो दिस इज नोन एज हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास फॉर द सॉल्ट। तो बेटा जी नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करके। अब बेटा रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, तो नॉर्मेलिटी होती थी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह मोलैरिटी होती थी बेटा जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों के बराबर हैं, डिवाइड करिए नॉर्मेलिटी ऑफ अपॉन मोलैरिटी को, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मैंने बताया था गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसका होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास भी मान लीजिए दोनों के बराबर है, तो गिवन मास से गिवन मास कट जाएगा, आ जाएगा 1 अपॉन मोलर मास और 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऊपर चला जाएगा, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, सॉरी इक्विवेलेंट मास नीचे, मोलर मास ऊपर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा, बेसिसिटी ऊपर चली जाएगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी into either acidity in case of base,
और बेसिसिटी इन केस ऑफ एन एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये क्वेश्चन आता है कि H2SO4 है, इसकी मोलैरिटी आपके पास दे रखी है, लेट इज मोलैरिटी है 2 मोलर। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इट्स नॉर्मेलिटी। तो देखिए बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एसिड है तो इसकी बेसिसिटी। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, तो मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगी 4, तो 4 आ जाएगी बेटा जी इसकी नॉर्मेलिटी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो बेटा ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां तक आपके सारे के सारे पूरे होते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। थैंक यू बेटा।